बक्सर से चुनावी मैदान में अपना खम ठोकने वाले आनंद मिश्रा अभी हमारे साथ हैं। आनंद मिश्रा के साथ सबसे बड़ी उपलब्धि एक और जुड़ गई है कि उन्होंने जिस पार्टी के लिए अपनी नौकरी को छोड़ा, अब वो उसमें शामिल हो चुके हैं। बात करते हैं आनंद मिश्रा से कि अब ये बीजेपी में शामिल तो हो चुके हैं, अब बक्सर की रणनीति क्या होगी। अ, आनंद जी, आप बक्सर में अब कैसी राजनीतिक रणनीति बनाएंगे, क्योंकि अब आप ऑफिशियली बीजेपी से जुड़ चुके हैं। नहीं, देखिए, पहली बात कि बक्सर से अपना कोई ताल ठोकने वाले नहीं हैं हम चुनाव के। हाँ, तो चुनावी मकसद से मैंने बिल्कुल भाजपा नहीं ज्वाइन किया है। भाजपा वो मेरे रग में रहा है हमेशा से। तो मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि मैं अपने परिवार में सम्मिलित होने का मौका मिला और अब परिवार के लिए, संगठन के लिए काम करने का मौका मिलेगा। तो रणनीति जो है वो हमारी पार्टी बनाएगी। हम लोग कार्यकर्ता हैं, जो हम ज़मीन पे उतर के पार्टी जो रणनीति बनाएगी उसके तहत हमें उस रणनीति को सफल करना है। ये जिम्मेदारी लेके हम लोग जुड़े हैं। बीजेपी में आने से पहले आप जनसुराज में थे, सर्वविदित है, सब कोई जानता है। जनसुराज को से जुड़ना ज्यादा याद करेंगे या बीजेपी से जुड़ना ज्यादा याद करेंगे। देखिए, जब मैं ना आईपीएस की नौकरी छोड़ा था, मैं सच बताता हूँ, मैं नहीं जानता था जनसुराज को। मैं जानता ही नहीं था कि ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पे। अब कई किसी ने पीके को जानता था, क्योंकि वो एक पुराने पढ़े लिखे आदमी है, तो रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में तो आ जाते, तो उनको जानता था। बट वो ऐसा कुछ कर रहे हैं इसके बारे में मेरे वो, मतलब कहते हैं ना कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में नहीं था, ध्यान में नहीं था कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो मैं दूर दूर तक कहीं मेरे दिमाग में नहीं था। जब नौकरी छोड़ा तो भाजपा ही दिमाग में था। भाजपा के लिए छोड़ा, भाजपा के नेता से बात करके छोड़ा और भाजपा में जुड़ के भाजपा के संगठन को मजबूत करने के मानसिकता से छोड़ा। बीच में जो भी कारण रहा हो, है ना, लोकल कारण रहा हो, जो भी कारण रहा हो, जिससे मुझे विलंब हो गया भाजपा में जुड़ने का मौका मिलने में। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि मैं अपने विचारधारा से हिला हूँ। कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए मैं कोई ये पार्टी पकड़ूं या किसी और पार्टी को पकड़ूं जिससे कि मेरा स्वार्थ सिद्ध होता है। आप खुद बताइए, क्या आईपीएस में जो रह के मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा था उससे कोई बड़ा मेरा स्वार्थ सिद्ध होगा? अपना ही सोचना था तो आईपीएस में रहता मैं। मुझे क्या कीड़ा काटा था, आराम से हर महीने में सैलरी मिल रहा है, बंगला मिला है, गाड़ी मिला है, आराम की जीवन था, सब अच्छा था, समाज में इज्जत था। अभी तो यहाँ देखिए, पता नहीं कौन कौन होते आके कुछ भी बोल देते हैं। वहाँ तो है ना तो वही कुछ एकदम बेसिक पे चैलेंज कर लेते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं। मैं वही सोचता हूँ कि चलो ठीक है, वक्त वक्त की बात है। तो वो जो अब मेरा एक बेहतर वक्त था वो छोड़ के कोई भाई साहब ऐसी चीज़ के लिए नहीं आएगा जो कि एक एक्सपेरिमेंट के रूप में चल रहा है ना। तो मैं जब वो छोड़ के आया तो स्थिर गंभीर पार्टी, एक स्थिर संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए सोच के आया, जो कि सिर्फ, ठीक है मैं बक्सर से हूँ तो एक पहले तो ज़रूर आदमी इंसान अपना घर का ही चिंता करेगा, तो वो सिर्फ बक्सर ही नहीं बढ़ा सकता। भारतीय जनता पार्टी में वो बात है, वो दम है कि जो कि अखंड भारत के सपने को फिर से जीवित कर दिया है। हम सब भूल गए थे। देखिए, अब खंडित होते जा रहा था भारतवर्ष हमारा वक्त के साथ। एक वक्त था जब एक पार्टी की ज़रूरत थी देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए, एक पॉलिटिकल मंच ये था, वो था। लेकिन जब राष्ट्र निर्माण की बात आई है, एक पॉलिटिकल लड़ाई अलग चीज़ है जिसमें आप राजनीतिक तौर पे अंग्रेज़ों से गुलामी से निकलने के लिए एक पॉलिटिकल मतलब संरचना की गई पार्टी। लेकिन वो पार्टी का एक काम होता है ना, जिसका एक वक्त होता है, वो कंप्लीट हो गया। करीब 60-70 साल उसके बाद, आज़ादी के बाद भी उनको मिला। अब राष्ट्र निर्माण का वक्त आया। तो राष्ट्र निर्माण जो पार्टी कर सकती है वो है भारतीय जनता पार्टी, और मैं उसी राष्ट्र निर्माण में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो मैं देख रहा हूँ जिस तरह से जिस विकास की गति पकड़ रहा है भारत, जो 2047 का उनका विकसित भारत का सपना है, उससे जुड़ने के भाव से मैंने नौकरी छोड़ी थी। तो मैं अपने परिवार के लिए, भाजपा के लिए नौकरी छोड़ा था। आज मैं भाजपा में हूँ। तो कहीं भी ये जो लोग बीच में कह रहे हैं इधर जाना उधर जाना, आप देखिए, वो अर्जुन की आंख देख के मैं चल रहा हूँ। मैं जहाँ के लिए निकला था वहीं पे हूँ। ये जो लेफ्ट राइट खींचातानी जो भी बीच में हुआ, एक संघर्ष का वक्त था। संघर्ष के वक्त को मेरा परिचय मत बनाइए। परिचय वो होगा जहाँ जाके आप ठहरते हैं, जहाँ रुकते हैं, जहाँ स्थिर होते हैं। तो आज मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा खून भी गेरुआ है। तो उस गेरुआ खून, वो गेरुआ हमारा अंग वस्त्र, अब उसी गेरुआ कफन तक आप देखिएगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अपने बक्सर का, बिहार का, अपने देश का सेवा करता रहूँगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप जिस बक्सर से आते हैं वहाँ पे महागठबंधन फिलहाल मजबूत नज़र आता है। वहाँ के एमपी आरजेडी से हैं। बक्सर के जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे
कांग्रेस स्ट्रांग पोजीशन में है, वहाँ पर आप बीजेपी या फिर एनडीए उनको मजबूत करने के लिए कैसी रणनीति अपनाएंगे, क्योंकि आप बक्सर से हैं और आपसे उम्मीदें लगी हैं। मैं इसमें आपको बताता हूँ, ये बहुत गलत धारणा है कि वहाँ पे इंडिया अलायंस मजबूत है। वहाँ ये ज़रूर है कि हम लोगों में, हमारे परिवार में ही, हमारे एनडीए परिवार में थोड़ा-सा और हमें मतलब सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है। हमारे जो तो वहाँ सामंजस्य की कमी थी क्या? हाँ, है तभी ना। आपको लगता है भाजपा और एनडीए से मजबूत है इंडिया गठबंधन? ये अगर कोई सोच भी रहा है तो वो वास्तविकता से बहुत दूर है। ज़मीनी स्तर की आपको बात बताता हूँ मैं। सामंजस्य की कमी कैसे आ जाता है, जब कभी-कभी होता है ना कि मैं हमसे बड़ा हो जाता है। वही सामंजस्य, मैं भी उसका दोषी हूँ कहीं न कहीं, आप देख लीजिए, क्योंकि मैं पार्टी में नहीं था, मैं अपने स्वाभिमान की लड़ाई में, तो वहाँ पे नुकसान हो गया था। है ना? वो एक कोलैटरल डैमेज। आपको जितने वोट मिले थे, हाँ। वो वोट तो यादगार हो गए हैं बक्सर लोकसभा चुनाव हाँ, में। नहीं, वो देखिए, वो एक, मैं उस चीज़ का कभी क्रेडिट नहीं लेता उसको, लेकिन वो मेरे लिए कोई प्राइड की बात नहीं है। मैं भाजपा को हारते हुए मैं खुद नहीं देखना चाहता। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना को कभी कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए खुद नहीं देखना चाहता। लेकिन ये ज़रूर है कि आपने जो कहा कि वहाँ पे इंडिया अलायंस मजबूत है, ये बहुत बड़ा वहम है। ये गलतफ़हमी है लोगों को। एक बार हमारा एनडीए परिवार साथ अगर जुड़ गया, मैं बताता हूँ, पूरा शाहाबाद, आप देखिए 2200 सीट की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ़ बक्सर की बात नहीं कर रहा हूँ। मजबूती से वहाँ पे आप देख लीजिएगा, एनडीए का वहाँ पे नेतृत्व कायम मैं होगा। शाहाबाद पे भी आ रहा था, क्योंकि शाहाबाद में अभी आप देखेंगे काराकाट हो या फिर आरा हो, सासाराम हो, लेफ्ट कांग्रेस आरजेडी बहुत मतलब आपने कहा कि वहम है, लेकिन जो कागज पे दिख रहा है वो तो मजबूत दिख रहा हाँ, है। ये मजबूत इसीलिए दिख रहा है, मैं बताया ना, कि हमें बस थोड़ा-सा एकत्रित होना है। एनडीए को, हम लोग को थोड़ा-सा एकत्रित होना है। म मतलब मुझे पूरा यकीन है पार्टी मुझे मौका देगी वहाँ भी काम करने का, और आप देख लीजिएगा अब की बार, अब मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, वहाँ का युवा, वहाँ की महिला, वहाँ के बुज़ुर्ग, वहाँ के बच्चे, हर एक इंसान विकास चाहता है। उसे पता है कि ये इंडिया अलायंस के चक्कर में फँस के वहाँ का विकास फँस गया है। वहाँ के नेताओं में आपने देखा है, मैं आपको बताता हूँ, क्या एमएलए, क्या एमपी, अपनी बात को रखना नहीं आता है। बहुत दुर्भाग्य है, लड़ना झगड़ना आता है। भाई, आप जब एमएलए बनते हैं, एक पब्लिक सर्वेंट बनते हैं, और आप एक सिस्टम का पार्ट बनते हैं, काम को सिस्टमैटिकली कराया जाता है। वो अगर करने आता, हम हमारा ही एक ऑफिस खुला है जासू रोड में, आके देखिए, रोड नहीं, गड्ढे हैं सामने। बेसिक चीज, आप ऐसे एमएलए एमपी हैं जो कि आपके नली गली का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आप उससे, भाजपा और एनडीए और बड़ी चीजें करना चाहती है, एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहती है डेवलपमेंट एजेंडा को। इन्होंने इस डेवलपमेंट एजेंडा को जमीन में मतलब एकदम दबा के रखा है, नीचे करके रखा है। वहां बातचीत ही बेसिक्स पे होता है, एकदम बुनियादी जो प्रॉब्लम्स है उस पर बातचीत होती है। तो मुझे लगता है ये बहुत मजबूत वक्त मिला है हम सारे शाहबाद के लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को, कि एक मजबूत एनडीए का सरकार बनाए। ऐसा सरकार जो कि वो विकास करके दिखाए, जहां जहां पे भाजपा की सरकार है, जहां जहां एनडीए की सरकार है, उस गति, चाहे असम हो चाहे गुजरात हो, अब जाके देखिए वहां पे किस द्रुत गति से विकास का काम हो रहा है। वो हमारे बिहार में भी होना है, और वो एनडीए के सरकार के नेतृत्व में ही पॉसिबल है। ये मैंने, देखिए, मेरा पर्सनल रिकॉर्ड रहा है, जो मैं बंगाल सरकार में भी काम कर चुका हूं, जबकि सीपीएम का सरकार था, मतलब लेफ्ट विंग था। मैं मेघालय सरकार में काम कर चुका हूं, जहां पे कांग्रेस की सरकार थी, है ना। मैं असम सरकार में काम कर चुका हूं, जो कि भाजपा की सरकार थी। मैं आंख बंद करके, ठोक के, एफिडेविट पे लिख के दे सकता हूं, एनी डे, भाजपा की जो सरकार रही है, जो एनडीए की सरकार रही है, वो मजबूती किसी सरकार में दम नहीं है जो दे पाए। क्यों? वैचारिक शुद्धता चाहिए उसके लिए। किसी को खुश करने वाला पार्टी कभी नहीं है भाजपा या एनडीए। ये वैचारिक शुद्धता जब होता है, आपको ये कहीं पे मिलता है, तब उसका काम आपको जमीन पे उतरता हुआ मजबूती से दिखता है। एग्जाम्पल खड़ा है, गुजरात इतना चमकता वाइब्रेंट गुजरात है। ऐसे कहने के बाद कुछ लोग हैं जो कि बार बार बोलते हैं गुजरात में बढ़ाव हो गया, यहाँ नहीं हो गया। तो अरे भाई, वो लीडरशिप ना, लोगों ने भरोसा किया लीडरशिप पे, तब हुआ है। हम बिहार को भी चाहिए कि ऐसा फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं करना है, बरगलाना नहीं है। लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर मैंडेट आए, एकदम से एक तरफा एनडीए जीते, और आप देखिए विकास की गति कैसे ठीक नहीं होती। और हम सारे लोग हैं, मैं भी उसमें खड़ा हूं। अब अपनी बात को हम लोग मजबूती से, अपने पार्टी के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हमारी बात सुनी जाएगी। छोटे हम लोग, अनुज हैं, बच्चे हैं, लेकिन अपनी बात को तो अपने जो नेतृत्व हैं, जो शीर्ष नेतृत्व, उनके तक रख सकते हैं और मजबूती से रख सकते हैं, और इसका डायरेक्ट फायदा हमारे बिहार के लोगों को होगा। आप अब मजे हुए राजनेता ऑफिशियल हो चुके हैं बीजेपी में शामिल होने के बाद से। कल संसद में एक विधेयक लाया गया, आप भी उसके बारे में जानते होंगे। आप पूर्व में एसपी रह चुके, आईपीएस रह चुके हैं। कानून
के रखवाले के रूप में आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं। उस विधेयक को लेकर के विपक्ष हंगामा कर रहा है, आपका क्या कहना है? क्या जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए? देखिए, जवाबदेही ज़रूर, हर चीज़ में जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन हंगामा खड़ा करना ही मकसद अगर हो, तो फिर ये सूरत नहीं बदलेगी। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, पार्लियामेंट में डिस्कशंस के, डिबेट्स के चांस आपको मिलते हैं, मौके मिलते हैं। आप किसी भी मुद्दे को तरीके से उठाइए, आपके कौन से पॉइंट्स पे आपको दिक्कत है, वो पॉइंट उठाइए, लॉजिकली समझाइए क्यों वो गलत है। आपके पास मीडिया है, आपके पास पूरा लिटरेचर है जो आप लोगों के पास जाने का, तो आपके पास और संसाधन है। हंगामा खड़ा करके क्या वो, ये जब होता है, जब आपके कुछ बोलने का नहीं होता है, तो हो करके हल्ला कर दीजिए वहाँ पे, बस खत्म। पब्लिक को लगती है अरे यार हमारे लिए लड़ रहे हैं लोग, लेकिन हमारी जनता आज इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जनता समझती है कि भैया जो ये हो कर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है, ठोस इनके पास मुद्दा है नहीं, तो ये किसी भी चीज़ का बस विरोध करना है ना? तो इसको ऐसे ही समझा जाए, और जो सरकार अगर कुछ विधेयक मतलब ऐसा कुछ कानून लाती है, कोई भी पॉलिसी जब बनाती है, तो बहुत सोच विचार के वो चीज़ लाया जाता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा होमवर्क करके लिया जाता है। वो नहीं कि रात को सुबह में सो के उठे, चलो आज ये पेश कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो जब कंसल्टेशंस चलते हैं, तो उस वक्त आपको नहीं पता होता कि ऐसा विधेयक लाया जा रहा है, तो उस कंसल्टेशन के टाइम में आप क्यों नहीं, क्योंकि ये लोगों को जेन्युइन काम नहीं करना है, इनको खाली हल्ला का पॉलिटिक्स करना है, ठोस काम। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब की बार जो एनडीए की सरकार और मजबूती से, और इतनी मजबूती से आए कि अब ये हो करने वाले, जो राजनीति करने वाले ये लोग हैं, ये बैठ के शांत होकर बैठ के देखें कि किस तरह से बिहार का विकास होता है और देश का विकास होता है। एक अंतिम सवाल रहेगा कि एसआईआर को लेकर के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों और महागठबंधन के तमाम बड़े नेता बिहार में यात्रा में, एसआईआर मुद्दा बनेगा बिहार में? बिहार के लोगों को एसआईआर से मतलब है? देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं तो कानून व्यवस्था का रखवाला रहा हूँ, है ना? आप राष्ट्र हित में उठाया हुआ कदम, जहां आप फिल्टर करना चाहते हैं, एक व्यवस्था को आप क्लियर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, जहां आपको पता है कि इसमें गलत लोग घुस गए हैं, उसको जब पता चला, रिपोर्ट हुआ, आपके संज्ञान में आया, आप उसको साफ करने उतर गए। भाई आपको क्या दिक्कत है इसमें? आप क्यों नहीं उसको क्लियर होने देना चाहते हैं? एक चीज को परिष्कृत किया जा रहा है, आप क्यों नहीं करने देना चाहते हैं? पहली बात। दूसरा, जो जनता है उसके मुद्दे बहुत ही बड़े बड़े मुद्दे हैं, अगर वो उठाते तो शायद जनता ज़्यादा कनेक्ट होती। ये जो एसआईआर को सर पे उठा के घूम रहे हैं यहाँ पे, और उसका एक तमाशा जैसा बना रहे हैं, एक ऐसे अभ्यास जो कि राष्ट्र हित में क्लियरली किया जा रहा है, अगर आपके उसमें कुछ संशोधन का आपके पास अगर कुछ आइडिया है, तो वो आप पेश करिए कि नहीं, एसआईआर को जो आप इसको जो शुद्धिकरण कर रहे हैं, इसको इस पार्ट को भी आप देखिए, या ये नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे साफ करिए, है ना, ये आप चेक पॉइंट्स लगाइए। वैसा कुछ नहीं करके आप उल्टा पूरे प्रोसेस को ही आप कर दें। कल को बोलिए कि भाई वहां पे काहे फौज खड़ी है बॉर्डर पे, क्या जरूरत है वहां पे बॉर्डर पे खड़ी होने के लिए, वो हमारे ही लोगों को रोक रही है। मतलब ये सब ना बेतुकी बातें हैं। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, हर वो इंसान जिसको बेसिक चीज समझ में आता है, वो यही कहेगा कि यार कोई चीज का क्लियर किया जा रहा है, कोई चीज साफ किया जा रहा है, तो उसमें आपको क्यों दिक्कत हो रहा है? तो मुझे लगता है ये प्योरली पॉलिटिकल एजेंडा है, और लोग भी देख रहे हैं कि उनके बेसिक मौलिक बातें छोड़ के और ये कुछ और कहानी बना के, हर बार पता है ये दुर्गति क्यों हो रही है इंडिया अलायंस की, उनको सही टॉपिक ही नहीं पता कि देश को चाहिए क्या। उन्होंने ज़मीन पर रिसर्च ही नहीं किया है, उनको पता ही नहीं है कि लोग को क्या चाहिए। उनको ये पता है कि उनको गद्दी चाहिए। अब वो गद्दी चाहने के लिए जो भी टॉपिक किसी बुद्धिजीवी उनके जो भी रहते होंगे, दो चार उठा दिए, भैया इसको लीजिए, इसको उठा लीजिए, उसको लेके सर पे घूमने लगते हैं, और उनसे आप बात करिए तो आधे उनको पढ़ा भी नहीं होगा कि एसआईआर होता क्या है, प्रोसेस क्या है, उसके एसओपीज क्या है, उसको किस पॉइंट से उसमें अपील का भी प्रोविजन है। ये नहीं ना कि एसआईआर रातों रात आपका नाम काट के गायब कर दे। भाई आप अपील कर सकते हैं, अगर गलती से कोई नाम हटता है वो वापस शामिल हो सकता है। ये सब आप नहीं करके लोगों को आप शिक्षित करिए। आपके भी तो ब्लॉक लेवल पे लोग हैं जहाँ पे ये एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, अपने लोगों को लगाइए, दिखाइए ना भैया इनका नाम नहीं कट सकते, ये आदमी खड़े हैं, आप करिए। आपके अगर लोग कह रहे हैं आपके लोगों का नाम कट रहा है, तो आप खड़ा कर दीजिए उस आदमी को बीएलए के सामने। तो ये सब नहीं करके ये जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और जो बिना मतलब का ये एजेंडा लेके चल रहे हैं, मुझे लगता है जनता देख रही है कि भाई यहाँ हमें लगी है भूख, है ना, हमें चाहिए कि पानी पिला दो, खाना खिला दो, तुम हमको सिनेमा दिखाने की बात कर रहे हो। चलते चलते एक सवाल और भी ले लेता हूँ, हो सकता है आपको जवाब देने में सोचना पड़े। आपने कई बार कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी की सेवा करना चाहेंगे। पार्टी ने मौका दिया तो आप चुनाव लड़ेंगे, या पार्टी कहेगी नहीं आनंद मिश्रा आपको चुनाव लड़ना है, आप क्या करेंगे उस समय? पार्टी सर्वोपरि है। अगर मुझे पार्टी कहती है आपको चुनाव लड़ना है,
तो वो पार्टी का एक आदेश होगा, जिस आदेश को मैं पालन करूंगा पार्टी हित में, मेरे हित में नहीं। मेरे हित में होता तो मैं तो टिकट मांगता। मैं पार्टी अगर कहती है कि तुमको चुनाव लड़ना है, मैं डिसिप्लिन्ड एक सिपाही हूं, मैं कैसे मना कर दूंगा कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। मेरा फिर तो ये तो सीधा द्रोह हो गया ना अपनी पार्टी के साथ। मेरा पार्टी जो जिम्मेदारी दे रही है, मैं उसको ये नहीं मानूंगा कि मुझे टिकट दे रहे हैं, मुझे एमएलए बनाएंगे, एमपी बनाएंगे। मैं ये मानूंगा अगर ऐसा करते हैं कि पार्टी मुझे जिम्मेदारी दे रही है कि इस काम को सफलतापूर्वक करना है, और मैं उस पार्टी के काम को सफलतापूर्वक हमेशा करने को तैयार रहूंगा। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा। इन्होंने इशारों इशारों से लेकर के और खरी खरी दोनों शब्दों में काफ़ी सारे मुद्दों पर अपनी बातों को रखा, और तैयार भी हैं अगर पार्टी मौका देगी तो बक्सर में कमल को और मजबूत करेंगे। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।